बुक का कुछ भी काम नहीं है सर, बोर्ड पे देखना बस। फाइनल अकाउंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बताया पहले भी, टर्म 2 में चैप्टर्स बहुत कम हैं, लेकिन चैप्टर डिटेल्ड है, लेंथी है। फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर सर हमें समझ लीजिए रिपोर्ट कार्ड बनानी है। स्कूल में आपके टीचर पूरे साल आपकी कॉपी चेक करते हैं, टेस्ट चेक करते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं। उसके बेस पर एक ही पेज के अंदर आपका सारी परफॉर्मेंस कंप्लीटली एक पेज पर लिख देते हैं। उसके बाद फिर नया साल स्टार्ट होता है, वापस से जीरो से आपके टेस्ट फाइलें बिल्कुल जीरो से फिर स्टार्ट होती है। सेम काम हमें सिखाया सर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ने, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया सभी ने। बिजनेस साइकिल बहुत लंबी साइकिल है, इसको पार्ट्स में बांटा हुआ है जनरली एक साल। जैसे एक साल कंप्लीट हो जाएगा हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे, एक रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। पूरे साल में जितने भी हमने अकाउंट्स ओपन करे हैं, जनरली 300-400 अकाउंट ओपन हो जाते हैं। एक्सपेंसेस के सभी अलग, डेटर्स के हर एक नाम के अलग, क्रेडिटर के हर एक नाम के अलग, एसेट्स बहुत सारी हैं, लायबिलिटी बहुत सारी है, सभी का सेपरेट अकाउंट ओपन होता है। 400-500 के अकाउंट खुल जाता है। उन सभी अकाउंट को क्लोज करके एक समरी टाइप में हमें एक रिपोर्ट कार्ड रेडी करनी है। ये जो रिपोर्ट कार्ड रेडी होने वाली है वो 3 पार्ट में रेडी होने वाली है। पहला पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा पार्ट है बैलेंस शीट। तो आज हम पहले पार्ट पर चर्चा करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट पर। ना आपको कुछ नोट करना है, ना आपको कुछ बुक से काम है, ना आपको कॉपी का काम है। आपको सिर्फ बोर्ड पे ध्यान से देखना है, समझना है। ट्रेडिंग, ट्रेड मींस बाय एंड सेल। डिक्शनरी मीनिंग है सर इसका ये, ट्रेड मींस बाय एंड सेल। तो ट्रेडिंग अकाउंट उसके यहां बनेगा जो सामान खरीदता है और बेचता है, मतलब जो ट्रेडर है। इस ट्रेडर वर्ड के अंदर 2 लोग आते हैं, होलसेलर और रिटेलर। तो सर मैन्युफैक्चरर के यहाँ एक सेपरेट अकाउंट खुलता है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। उसका वो पार्ट हमारे कोर्स में नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वो पार्ट हमारे कोर्स में नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, उसके अंदर आता है वो, और हमारे सिलेबस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में आएगा। वापस आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट सर, बाय एंड सेल। जो पूरे साल में हमने सामान खरीदा और वही सामान हमने पूरे साल में बेचा, तो अल्टीमेटली क्या कमाया। वैसे में आपकी जो रिपोर्ट कार्ड बनती है उसमें यही आपके मार्क्स होंगे, आपकी ग्रेड होगी। तो हम समझ लीजिए हम बिजनेस को ग्रेड दे रहे हैं, वो प्रॉफिट के टर्म्स में होती है। एक बिजनेस की परफॉर्मेंस का मेजर जो है वो प्रॉफिट है। सिंपल सी बात सर, आप मान लीजिए आपकी जॉब लग गई, आपके कजन्स की जॉब लग गई, तो लेडीज में अगर बात होगी तो उसकी तारीफ होगी जिसकी सैलरी ज्यादा होगी, जिसका पैकेज ज्यादा होगा। तारीफ मतलब लेडीज के नजरों में वो बेटर परफॉर्मर है जिसका पैकेज ज्यादा है। तो बिजनेस का जो परफॉर्मेंस का जो स्केल है, जो मेजरमेंट का नापने का तरीका है, वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के टर्म्स में हम मेजर करते हैं बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बुरा परफॉर्म कर रहा है। हर एक बिजनेस का क्वार्टरली रिजल्ट आता है। अभी तो हम फाइनल सीख रहे हैं, इस साल के एंड में अकाउंट्स बनते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाएंगे हम, तो क्वार्टरली भी हमें अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। क्वार्टरली हर 3 महीने बाद हम ये काम करते हैं जो मैं अब सालाना सिखा रहा हूँ। हर क्वार्टर में जब रिजल्ट कंपनी डिस्क्लोज करती है, उससे भी शेयर प्राइस अप एंड डाउन होते हैं। शेयर का मतलब प्रॉफिट अच्छा आया, शेयर प्राइस बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट कम आया, शेयर प्राइस घट जाएंगे। लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था एशियन पेंट कंपनी का, 3300 का शेयर घट गया, 2800 रुपए रह गया, जबकि सेल्स बढ़ी थी लेकिन प्रॉफिट घटा था। बताओ ये कैसे पॉसिबल है कि सेल्स बढ़ रही है और प्रॉफिट घट रहा है? देखो प्रॉफिट जो बनता है ना, वो 2 एलिमेंट से बनता है, सेल्स और कॉस्ट। ठीक बात है, सेल और कॉस्ट का डिफरेंस ही तो है प्रॉफिट। तो सेल बढ़ रही है लेकिन प्रोपोर्शनेटली कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए प्रॉफिट घट रहा है। तो एशियन पेंट के जो डिस्क्लोज किया गया, वो डिस्क्लोज किया, देखिए हमारी सेल बढ़ रही है, हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई है, जो रॉ मटेरियल है वो महंगा आ रहा है, इसलिए हमारी कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए प्रॉफिट घट रहा है। प्रॉफिट घटते शेयर प्राइस डाउन हो गया 400 रुपए।
500। तो हमें ये प्रॉफिट है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है इमेज में कंपनी की, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज मैंने बताने के लिए। ये आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस करा। अभी सितंबर वाला क्वार्टर रिजल्ट अक्टूबर में आया था, उसका मैंने बताया एग्जांपल आपको। तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकालें ध्यान से देखेंगे। पूरे साल में जो परचेजेस करी, परचेज वर्ड किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए। सेल्स वर्ड किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए। तो जो भी चर्चा होगी इस अकाउंट के अंदर, इस हेडिंग के अंदर, वो सिर्फ गुड्स के लिए चर्चा होगी। तो पूरे साल में 10 लाख का सामान मैंने खरीदा और वो सामान 18 लाख में बेच दिया, मतलब 8 लाख रुपए का प्रॉफिट दिख रहा। इस अकाउंट को अगर मैं बैलेंसिंग करूं, जैसे बैलेंस शीट ही निकालते थे कैश बुक में, लेजर में, तो प्रॉफिट यहां आएगा 8 लाख रुपए और टोटल इस तरीके से ये इक्वल हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाली हमने 3 चीजें सीख ली। सर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात, सर मैं जिस चीज का बिजनेस कर रहा हूं वही आइटम खरीदता हूं और वही आइटम बेचता हूं, और परचेज में और सेल में जो डिफरेंस है प्राइस का, वही तो प्रॉफिट है, मार्जिन है। 10 का मार्कर खरीदा, 12 का बेचा, 2 रुपए कमाए। पूरे साल में 1 लाख मार्कर बेचे तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 लाख का प्रॉफिट आ गया। ये काम तो करना है, लेकिन हम अकाउंटेंट यूनिट्स में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करते। 1 लाख मार्कर खरीदे तो 1 लाख कहीं नहीं लिखते हम अकाउंटेंट सिर्फ रुपीस में चर्चा करते हैं। मतलब अकाउंटेंट बैठा हूं और कोई कहता भाई 1 लाख मार्कर खरीदे, लिख लो, तो मैं कहूंगा भाई मुझे नहीं पता 1 लाख मार्कर है, मुझे पता है कितने रुपए के मार्कर खरीदे। चाहे वो 10 मार्कर हो, चाहे वो 1000 मार्कर हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कितने रुपीस का परचेजिंग करिए, मुझे अमाउंट बताओ। हम सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, यूनिट्स नहीं। तो पूरे साल में 10 लाख की परचेज करी और 18 लाख की सेल करी, तो बैलेंसिंग फिगर करके 8 लाख का प्रॉफिट आया। मुझे बताइए जब गुड्स परचेज करते हैं कैश में तो एंट्री क्या करते हैं? गुड्स कहां से आया? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, वही एंट्री होती है जी। यस सर। जब गुड्स परचेज करते हैं हम कैश में तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब एक नया अकाउंट खोला हमने परचेज और कैश नाम की एसेट कम हो गई। उधार में खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। मतलब सर चाहे उधार में खरीदें चाहे कैश में खरीदें, हम परचेज अकाउंट में ही पैसा जोड़ते जाते हैं, अमाउंट जोड़ते रहते हैं। ऐसा ही होता है, मतलब पूरे साल ये अमाउंट ऐड ही होता रहता है, लेस तो होता ही नहीं। ठीक बात है। अब पूरे साल में बढ़ बढ़कर ये टोटल 10 लाख रुपए बन गया। इसका डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। खत्म करने के लिए क्या करूं? क्रेडिट। क्या आप ये एंट्री पढ़ पा रहे हैं? लेजर से एंट्री पढ़ पा रहे हैं आप? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, फुल 10 लाख से इस एंट्री में मैंने परचेज अकाउंट पूरा क्रेडिट कर दिया 10 लाख से। ये एंट्री करने के बाद क्या हुआ? परचेज अकाउंट 0 हो गया, बैलेंस खत्म हो गया। सिंपल सी बात है, जब साल कंप्लीट हो गया, अब मैं प्रॉफिट लॉस निकाल रहा हूं, तो जितने भी अकाउंट खुले हुए थे पुराने, उन सबको मुझे क्लोज करना है। 1 अप्रैल से फ्रेश अकाउंटिंग स्टार्ट होगी ना। आपके स्कूल में जो यूटी लिए थे, जो फाइलें बनाई थी, उन सब का कंक्लूजन निकाल करके रिपोर्ट कार्ड में एक बार लिख देंगे, खत्म कर देंगे ना। फिर उन सब टेस्ट को अगले साल वापस से फ्रेश टेस्ट स्टार्ट होंगे, फ्रेश फाइलें स्टार्ट होंगी, फ्रेश कॉपियां स्टार्ट होंगी। तो हमारा काम क्या है? सारे अकाउंट, जितने भी अकाउंट खुले हुए हैं, उन सबको क्लोज करना है 1 बाय 1। क्लोज करना आपको सिखाया जा चुका है सर। जिसका डेबिट बैलेंस है उसे खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दो, जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसे खत्म करने के लिए डेबिट कर दो। ट्रेडिंग अकाउंट में सर डेबिट साइड में सारे खर्चे लिखे जाएंगे, क्रेडिट साइड में सारी इनकम लिखी जाएगी, दोनों को कंपेयर करेंगे, बैलेंसिंग फिगर अपने आप प्रॉफिट आ जाएगा। जब कैश में सेल करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं बताइए? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उधार में बेचते हैं तो डेटर डेबिट टू सेल। मतलब सर उधार में बेचें चाहे कैश में बेचें, जितनी भी सेल होती है गुड्स की, वो सेल्स अकाउंट में लिखते रहते हैं, क्रेडिट करते रहते हैं।
सेल्स अकाउंट बढ़ता रहता है, रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है। पूरे साल में सेल हो गई 18 लाख। अब इस अकाउंट को मुझे खत्म करना है, कैसे खत्म करूं? डेबिट कर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के मैंने क्रेडिट साइड में लिख करके सेल्स अकाउंट क्लोज कर दिया है, जीरो कर दिया है। अब अगली साल 1 अप्रैल आएगी, फिर वापस से जीरो, वापस से नया अकाउंट खुलेगा परचेज, वापस से नया अकाउंट खुलेगा सेल्स। 3 चीजें लर्न हो गई थी सभी को। मतलब आपको क्वेश्चन में आए कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और क्वेश्चन में आपको परचेज दिख जाए, आप तुरंत उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख दोगे। मैं मान के चलूं इतनी आपको माइंड में फिट हो गई। जब क्वेश्चन में आपको सेल्स दिख जाए, आप तुरंत ट्रेडिंग अकाउंट के उसको क्रेडिट साइड में लिख दोगे। लॉजिक मैंने एंट्री से बता दिया। प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होगा, या बैलेंसिंग करके कर लो। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है सर? जो साइड छोटी है वहां पर ऐसा अमाउंट लिखो कि दोनों साइडें बराबर हो जाए। आई रिपीट, बैलेंसिंग का मतलब क्या है? जो साइड छोटी है वहां पर कुछ ऐसा अमाउंट लिखो कि दोनों साइडें बराबर हो जाएं। ये 18 लाख है, ये 10 लाख है, छोटी साइड डेबिट साइड है, तो मुझे यहां लिखना है और ऐसा अमाउंट लिखना है कि दोनों साइडें बराबर हो जाए। 8 लाख रुपए ऐसे आया। क्लियर हो गई ये बात? सर मान लीजिए कुछ ऐसा है कि 10 लाख रुपए का सामान खरीदा और 8 लाख में बेचा। हालांकि बहुत रेयर सिचुएशन है कि अगर मैं मार्केट 10 रुपए का खरीदूंगा तो मैं 11-12 में ही बेचूंगा, 9 या 8 में क्यों बेचूंगा? बट देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है। प्राइस स्टॉक का अप भी होता है, डाउन भी होता है। रजिस्टर्स में प्रिंट करवाता हूं थोड़ा सा, इसलिए आइडिया है मेरे को। जब लॉकडाउन लगा, स्कूल बंद हो गए, तो कॉपीज रजिस्टर के रेट बहुत डाउन हो गए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, रजिस्टर की डिमांड कम हो गई। डिमांड कम होने की वजह से प्राइस डाउन हो गए। तो मान लीजिए किसी ने रजिस्टर खरीद रखा है 40 का, अब वो 30 में बेचना पड़ रहा है उसको, तो देयर मे बी सिचुएशन कि सेल परचेज से कम हो। ऐसे में क्या होगा सर? छोटी साइड ये वाली बन जाएगी 2 लाख रुपीस। टोटल 10। तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट की चौथी चीज सीख ली, लॉस। सर प्रॉफिट या लॉस आएगा वो हमें नहीं पता, क्वेश्चन में भी गिवन नहीं होगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एंड में चेक करेंगे, जो साइड छोटी है वहां लिख देंगे। भाई अगर ये इनकम वाली साइड बड़ी है तो मतलब प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट इधर लिखना है, डेबिट साइड। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, नुकसान ज्यादा है, सेल कम है, तो ये वाली साइड छोटी है, तो यहाँ पे लॉस के नाम से लिखना है। क्लियर हो गई ये बात? तो हमने 4 आइटम याद कर ली सर ट्रेडिंग अकाउंट की। परचेज डेबिट साइड, प्रॉफिट डेबिट साइड जो कि एंड में निकलेगा बैलेंस करके, क्रेडिट साइड में सेल्स और लॉस बैलेंस करके। प्रॉफिट या लॉस में से एक ही चीज आएगी, कोई दोनों तो नहीं आएंगे, कोई एक ही चीज आएगी, जो साइड छोटी वहीं पर आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने काम क्या है, इस अकाउंट के अंदर फॉर एग्जांपल 10 आइटम आती हैं, तो मुझे एक एक करके हर एक का लॉजिक बताते हुए आपके माइंड में फिट करनी है 10 के 10 आइटम। तो मैंने 4 आइटम फिट कर दी, एक एक करके बढ़ा रहा हूँ। सुने ध्यान से। सर मैंने 10 लाख का सामान परचेज किया था, लेकिन उसमें से ना अभी 1 लाख का सामान बचा हुआ, अभी भी गोदाम में रख। हाँ जी चलिए सुने ध्यान से। 10 लाख रुपए की गुड्स परचेज करे हमने, उसमें से 1 लाख के गुड्स अभी भी रखे हुए हैं गोदाम में, तो बिके कितने के? 9 लाख के बिके। 9 लाख के बिके 18 लाख में, प्रॉफिट कितना हुआ? 9 लाख। वापस समझे मैं कुछ में क्या कह रहा हूं कि टोटल परचेजेस तो 10 लाख की हैं, लेकिन उस 10 लाख के परचेजेस में से अभी 1 लाख का सामान अभी भी गोदाम में रखा हुआ है। सर ये तो कभी होता ही नहीं कि गोदाम का सारा सामान बिक जाए, क्योंकि अगर हमारी सेल अच्छी भी है तो परचेजिंग भी तो अच्छी करनी पड़ेगी। फिर ऐसा थोड़ी ना कि हम जब स्टॉक बिल्कुल जीरो हो जाएगा तब हम परचेजिंग करेंगे। कोई जैसे जैसे सामान बिकता जाएगा, कम होता जाएगा, वैसे वैसे परचेजिंग करते जाएंगे। ऐसा ही होता है, मतलब स्टॉक तो कभी जीरो होता ही नहीं। किसी दुकान में कितनी अच्छी सेल क्यों ना हो, वहां पे सारा सामान तो कभी जीरो हो गए नहीं।
भाई हो सकता है कि 50 आइटम बेचता है वो और 2 आइटम बाई चांस खत्म हो गई, ये तो हो सकता है, लेकिन 50 के 50 आइटम खत्म हो गए ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो स्टॉक एंड में बच जाए ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ। ये क्लोजिंग स्टॉक खर्च नहीं हुआ। एक लाख टोटल 19 में से 10 गए 9। फिर चर्चा करते हैं इस पर। सर 9 लाख का प्रॉफिट कैसे आया, ये मैंने आपको पहले लॉजिक से बताया कि 10 लाख की परचेजिंग करी, उसमें से 1 लाख का सामान तो बिका ही नहीं, तो सामान बिका 9 लाख का। 9 लाख का सामान 18 लाख में बिका, तो 9 लाख का तो प्रॉफिट बैठेगा। ये तो लॉजिकली हो गया। अब कैलकुलेशन के हिसाब से 18 लाख की सेल मैंने इधर लिखी, 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखा, टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का 19 लाख और डेबिट साइड में सिर्फ एक आइटम थी परचेजेस 10 लाख, तो बैलेंस शीट करके अपना प्रॉफिट आ गया 9। ठीक, तो अब कैलकुलेशन वाइज भी देखिए प्रॉफिट तो नहीं आ रहा। अब एक बात सर, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखने की वजह, क्रेडिट साइड में मैंने बताया था सर इनकम आती है बस, क्लोजिंग स्टॉक कोई इनकम तो है नहीं, तो वो क्रेडिट में क्यों आ रही है? ध्यान से सुनिए, ये नेगेटिव एक्सपेंस है। ये परचेज का वो हिस्सा है जो खर्च नहीं हुआ, परचेज का वो हिस्सा जो इस साल नहीं बिका, नहीं खर्च हुआ, हमारे पास बच गया। ये समझ लीजिए कि आप शॉपिंग पे गए इतने रुपए लेकर के और जब वापस आए तो आपके इतने पैसे बचे होंगे, तो उसका डिफरेंस अमाउंट तो खर्च हुआ। ठीक बात है। क्लोजिंग स्टॉक की एक प्रेजेंटेशन ये भी होती है, लेस क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, आउटर कॉलम में 9 लाख। ये परचेज किया 10 लाख का सामान, 1 लाख का बच गया, तो अल्टीमेटली 9 लाख का खर्च हुआ। 9 लाख इधर, 18 लाख इधर, प्रॉफिट दिख रहा 9 लाख। समझ आ रही थी बात? जनरल प्रेजेंटेशन ये वाली फॉलो नहीं की जाती है। 5 आइटम याद हो गई जी हमको। डेबिट साइड में 2 आइटम याद हुई हैं, परचेजेस आती है सर और प्रॉफिट आता है बैलेंस करके। क्रेडिट साइड में 3 आइटम याद हुई हैं, सेल्स आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है और लॉस आ सकता है। सही है। क्लोजिंग स्टॉक में ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, कोई बताएगा जनरल एंट्री क्या हुई? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। चैप्टर 8 में सिखाई गई थी जी एंट्री, सिखाई नहीं थी, रटवाई थी। चैप्टर 8 में जब आपको सिखाया गया था क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री, मैंने आपको इतना बताया था, देखो स्टॉक एसेट होता है, एसेट डेबिट में ही आती है, क्लोजिंग स्टॉक इसलिए डेबिट में आ रहा है। टू ट्रेडिंग अकाउंट ये रट लो, फाइनल अकाउंट चैप्टर जब आएगा तब डिस्कस किया जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, अब वो टाइम आ गया। क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये एंट्री कब पास की जाती है? साल के एंड में। 31 मार्च को गोदाम बंद किया जाता है, एम्प्लॉइज को भेजा जाता है स्टॉक काउंटिंग के लिए। स्टॉक काउंटिंग होती है, कितना सामान रखा हुआ है, और फिर रिकॉर्ड किया जाता है यहाँ पर। रिलायंस फ्रेश में कभी आप गए हो आफ्टरनून के टाइम और उन्होंने मतलब गेट लॉक होता है उस पर टाइम के लिए, तब स्टॉक काउंटिंग हो रही होती है। स्टॉक काउंटिंग के टाइम बाहर से लॉक कर लेते हैं, सारा सामान काउंट करते हैं और फिर रिकॉर्ड करते हैं उसको क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। उस टाइम कस्टमर को अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि सामान बिकता रहेगा तो स्टॉक काउंटिंग कैसे होगी? मान लीजिए 10 बिस्किट के पैकेट काउंट करें, आगे बढ़े, कस्टमर ले गया तो आगे रह गए, तो स्टॉक काउंटिंग पॉसिबल ही नहीं। तो डिस्टर्ब होता है इसमें हमारा काम, क्लोजिंग स्टॉक की काउंटिंग। जिस कंपनी को डाउट रहता है कि भैया एम्प्लॉइज चोरी कर सकते हैं, वहाँ स्टॉक काउंटिंग रेगुलर बेस पर होती रहती है, मतलब मंथली या क्वार्टरली या सेमी एनुअली या वीकली, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। एनुअली तो कर नहीं पड़ता क्योंकि हमें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना होता है। यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है। साल खत्म हुआ 31 मार्च को, 31 मार्च की शाम को अगर 1 लाख का सामान रखा हुआ है गोदाम में, तो जब 1 अप्रैल को नया अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा तो वही सामान तो मिलेगा ना रखा हुआ, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक बात है। क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। सही। रिपीट करो, 10 लाख का सामान रखा हुआ था, इसमें से 10 लाख सामान खरीदा, इसमें से 1 लाख का बच गया, मतलब 9 लाख का बिका। 9 लाख वाला 18 लाख में बिका, तो प्रॉफिट 9 लाख रुपए हो गया। अब आगे बढ़ना है क्लास से। सर हमारे साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक अगर बच गया तो
तो साल की शुरुआत में भी हो सकता है। देखिए अगर हम ऐसे बिजनेस में अकाउंटेंट है, ऐसे बिजनेस के अंदर अकाउंटेंट है जिस बिजनेस नया स्टार्ट हुआ, इसी साल बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो फिर ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं होगा, फिर ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं होगा। आपको ध्यान हो कैश चैप्टर के अंदर काफी क्वेश्चन ऐसे थे कि रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कई क्वेश्चन ऐसे थे कैश इन हैंड 50,000, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? रमेश स्टार्ट बिजनेस विद कैश ऐसा लिखा हुआ है तो ये मतलब बिजनेस का पहला साल, नया स्टार्ट हुआ है बिजनेस, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कैश इन हैंड 50,000, तो मतलब ये पुराना बिजनेस है और इस साल का ओपनिंग कैश की है, तो ओपनिंग स्टॉक हो भी सकता है अगर पुराना साल है, पुराना बिजनेस है। ओपनिंग स्टॉक नहीं हो सकता अगर नया बिजनेस है। मान लेते हैं पुराना बिजनेस है और ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक 2 लाख। तो ये समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट हुआ अभी। तो 2 लाख का सामान पहले से रखा था और मैंने परचेज करा 10 लाख का सामान। टोटल सामान कितना हो गया मेरे पास? 12। 2 लाख का पुराना रखा हुआ था, 10 लाख का इस साल और परचेज करा, टोटल गुड्स मेरे पास हो गए 12 लाख, 12 लाख रुपए। इसमें से 1 लाख का स्टॉक अभी भी बचा हुआ, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख का स्टॉक अभी भी बचा हुआ, तो बिका कितने वाला? 11 लाख वाला बिका। कितने में बिका? 18 लाख में। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 7 लाख। ये तो हमने लॉजिकली सॉल्व करा, अब कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कीजिए कैलकुलेशन के हिसाब से। सेल्स 18 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, टोटल कितना है? 19। तो 10 और 2 12, 19 में से 12 है, अभी कितना ही आ रहा। तो हमने सर एक और आइटम याद कर लिया, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है। डेबिट में क्यों आता है? एक्सपेंस है क्या? हाँ जी एक्सपेंस है। हर एक बिजनेस में अपना पुराना स्टॉक पहले निकालेगा। कॉस्टिंग में पढ़ेंगे हम, यूनिट्स को रिकॉर्ड करने के तरीके होते हैं, फीफो मेथड, लीफो मेथड, एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। ये फीफो मेथड क्या है? फीफो है सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। इन जनरल बिजनेस में ये स्ट्रेटेजी होती है सर, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द गुड्स आर पेरिशेबल इन नेचर। हर दुकानदार अपना पुराना माल पहले निकालने की कोशिश करेगा, तो ओपनिंग स्टॉक डेफिनेटली पूरा खर्च हो जाता है, बिक जाता है। तो खर्चों के ऐसे एक्सपेंसेस है डेबिट साइड में। सिंपल सी बात सर, सारे खर्चे डेबिट में लिखो, इनकम को क्रेडिट में लिखो और दोनों को कंपेयर करो, अपना प्रॉफिट निकल जाएगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट ने ये तो सिखाया था, करंट ईयर के एक्सपेंस को करंट ईयर की इनकम से मैच करना, प्रॉफिट जानने के लिए। क्लियर हो गई जी बात? डेबिट साइड भी हमने 3 आइटम याद कर ली, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और प्रॉफिट। क्रेडिट साइड की 3 आइटम हो गई, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस बहुत रेयरली आता है, मतलब 100 में से एक बिजनेस में लॉस आता है। तो एग्जाम में अगर आपका बाय चांस लॉस आ रहा हो तो एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेना, बहुत रेयरली आता है ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस। क्लियर हो गई जी बात? पढ़ें स्टेप और आगे। ऐसा तो सोचते हैं कि ना ही प्रॉफिट और ना ही लॉस। हाँ जी बिल्कुल सर, ऐसा हो सकता है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर है, बिल्कुल हो सकता है। उस केस में ना प्रॉफिट आएगा ना लॉस आएगा, डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल आ जाएगा, ना प्रॉफिट लिखेंगे ना लॉस लिखेंगे। सही? सेल ऑफ स्क्रैप। देखिए स्क्रैप वर्ड हमने पहली बार पढ़ा डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर है। जो फिक्स्ड एसेट हम खरीद रहे हैं, जब उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, वो और काम करने लायक नहीं रहेगी, तब उसे कबाड़े में बेच देंगे। तो तब जो जितना पैसा मिलेगा उससे, दैट इज स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू। करेक्ट? ये वो नहीं है, ये स्क्रैप की सेल वो नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये क्या है सर? जब हम गुड्स खरीदते हैं उसमें से कुछ रॉ मटेरियल बच जाता है और वो सेलेबल, क्योंकि उसको रिसाइकल करके यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल रजिस्टर की फैक्ट्री, तो कागज के रोल काफी सारे खरीद लिए, उसकी कटिंग वगैरह करके रजिस्टर बना रहे हैं, तो उसमें काफी सारी कतरन बच जाएगी, कागज की वेस्टेज बच जाएगी, इट इज सेलेबल।
जिससे हम कागज खरीदते हैं, ये जो कतरन है इकट्ठा करते रहते हैं अलग रूम के अंदर। जब वो रूम भर जाता है, टेम्पो मंगाते हैं, सारा का सारा वापस भेज देते हैं उसको। सिक बिकता है, सेल होता है, उसके पैसे भी मिलते हैं। किसी भी चीज़ की फैक्ट्री हो, रॉ मटेरियल की जितनी भी वेस्टेज होती है वो वापस भेज दी जाती है सप्लायर को, और उसको रिसाइकल करके यूज कर लेता है, बिकती है। नॉर्मल सेल की तरह ही है ये भी सेल। तो अगर आपको सेल और स्क्रैप दिखे वो भी क्रेडिट साइड में ही आएगी। थोड़ा सात आइटम याद होगी सर हमें। डेबिट साइड की 3 आइटम, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, सेल ऑफ स्क्रैप और लॉस। प्रोप्राइटरशिप में देखिए हमारे 11th क्लास में सिर्फ प्रोप्राइटरशिप है, तो प्रोप्राइटर के जो अकाउंट्स है वो सिर्फ प्रोप्राइटर ही देखता है। मतलब मैं अपने अकाउंट्स बनाऊंगा तो सिर्फ मैं ही देखूंगा, कोई और क्यों देखेगा। इसीलिए फॉर्मेट को आसान कर रखा है। जैसे डेबिट साइड में 3 आइटम है, आपका परचेज ऊपर लिखने का मन है, ओपनिंग स्टॉक नीचे। क्लोजिंग स्टॉक सेल के ऊपर लिखने का मन है, किसी का सेल के नीचे, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सीक्वेंसिंग नहीं है। प्रोप्राइटरशिप में कोई सीक्वेंसिंग नहीं याद करनी, जो मर्जी ऊपर नीचे लिखो। ये मत करना कि एक आइटम यहाँ लिखो। डेबिट की आइटम डेबिट में रहेगी, क्रेडिट की आइटम क्रेडिट में रहेगी, ऊपर नीचे कर सकते हैं, राइट लेफ्ट नहीं कर सकते। अगर पार्टनरशिप में अकाउंटेंट है तो उसके अकाउंट्स भी वही पार्टनर्स देखते हैं जो 4-5 पार्टनर्स, उसमें भी आपको कोई सीक्वेंसिंग याद नहीं करनी, ऊपर लिखो नीचे लिखो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप कंपनी में अकाउंटेंट हैं, उसके हजारों लाखों इन्वेस्टर है, उसमें सीक्वेंसिंग मैटर करती है। सभी के अकाउंट्स सेम दिखने चाहिए, तभी एक आम इन्वेस्टर कंपेयर कर पाए। सोचिए ना, एक डॉक्टर है जो कि साइंस पढ़ा हुआ है और उसके बाद अच्छी अर्निंग हो गई और वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, शेयर्स खरीद रहा है उस कंपनी के, तो वो भी कंपेयर करना चाह रहा है कि कौन सी कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, मैं भी इसके अकाउंट्स देखूं। तो कॉमर्स का पढ़ा हुआ तो है, लेकिन अकाउंट्स उसको भी समझ में आ जाने चाहिए। हमें ऐसे अकाउंट्स बनाने हैं, ये ड्यूटी है हमारी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी हो, इतनी आसान हो, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये टॉपिक पढ़ा था चैप्टर 1 के अंदर, ये सिखाया जाता है हमें कि अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए हमारी अकाउंट्स एक नॉन कॉमर्स पर्सन को। तो कंपनी में सीक्वेंसिंग मैटर करती है। 12th क्लास में हम पढ़ेंगे कंपनी के सीक्वेंसिंग, ये आइटम इस नंबर पर आती है तो इसी नंबर पर आएगी। एक एक आइटम लर्न करनी है, उसी सीक्वेंस से लर्न करनी है। प्रोप्राइटरशिप में नहीं है, सिर्फ हम प्रोप्राइटर के अकाउंटेंट है, किसी ने नहीं दिया। क्लियर हो गई बात? तो ऊपर नीचे कहीं भी देखो फर्क नहीं पड़ता, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, डेबिट साइड में भी क्रेडिट साइड में भी, बस इंटरचेंज नहीं करनी आपको साइड। ये बात क्लियर हो गई? चलिए मान लीजिए पूरे साल जो है वो 6 लाख रुपए की सेल होती है मेरी कैश में, और 4 लाख रुपए की सेल होती है उधार। टोटल 10 लाख की सेल हुई, तो मैं सेल्स अकाउंट में जो है 10 लाख से ही डेबिट करूंगा, और यहाँ भी 10 लाख ही आ रहा है। तो मेरे एग्जांपल में 18 था तो इसको 18 कर देता हूँ। 6, 12, 18। लेकिन सर अगर जो मैंने कुछ सामान बेचा उसमें से अगर कुछ सामान वापस आ गया, कस्टमर को जब हमने सामान बेचा तो हमारी कंपनी की पॉलिसी है, अपनी रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए हमने एक पॉलिसी रखी हुई है कि सामान ले जाओ और पसंद ना आए तो इतने टाइम के अंदर वापस करो। सेल्स रिटर्न की पॉलिसी। नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है सर, इसके बिना काम नहीं चलता। सोच के देखिए, मैं दुकानदार हूँ, कस्टमर आता है कि मुझे ये वाली आइटम दे दो, तो मैं उसको वही वाली आइटम दे दूंगा। मेरे पास इतना टाइम रखा ही नहीं है, मैं उसको कहूंगा देखो नई आइटम आई है देखो। इतना टाइम ना कस्टमर के पास, ना टाइम ना मेरे पास। तो बिजनेसमैन सोचिए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता तो कैसे बेचे उसको? एडवर्टाइजमेंट। ऐड तो है ही, एडवर्टाइजमेंट करेगा तो तरीका ये है कि शायद कुछ कस्टमर ऐड देख करके मांगे। दूसरा ये है कि जो दुकानदार हैं उनको वो फोर्स करता है कि भैया आप सामान ये लेने आए हो, ये वाला भी ले जाओ, नहीं बिके वापस कर देना, ले जाओ, पैसे नहीं देने आपको अभी। मतलब आपको सामान दे रहे हैं हम, 1 महीना अपनी दुकान में रख लो, बिक गया तो पैसे दे देना, नहीं बिका तो सामान वापस दे देना। किस पॉलिसी से हम सामान दे रहे हैं? हाँ जी, तो ऐड में आ गया ना, उधर बैनर लगा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वो तो अलग काम हो गया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। हमने जो वापसी करने का जो ऑप्शन रखा हुआ है, इससे थोड़ी सेल बढ़ाने का ये भी स्ट्रेटेजी है। सर 18 लाख का सामान बेचा और इसमें से 2 लाख का सामान वापस आ गया, एंट्री बताइए।
देखिए लॉजिकली सर सेल की एंट्री ये है कैश टू सेल, तो रिटर्न की एंट्री इसकी उल्टी होनी चाहिए, सेल्स टू कैश। उधार में बेचा, डेटर टू सेल, वापसी आ गया, रिवर्स एंट्री होनी चाहिए सेल टू डेटर। लेकिन सेल्स अकाउंट डेबिट ना करके हम सेल्स रिटर्न नाम से एक नया अकाउंट ओपन कर लेते हैं। उसकी वजह क्या है सर? उसकी वजह यह है कि जब भी हम अकाउंटेंट से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारे पास उसका आंसर होना चाहिए। मतलब देखिए अगर मैं सेल्स अकाउंट लिख देता यहां पर, माल वापस आया, मैंने सेल्स कम कर ली, तो सेल कितनी हो गई? 6 + 12 - 1 17 लाख की हो गई। 6 लाख की सेल करी कैश में, 12 लाख की सेल करी उधार में, 18 लाख की सेल हो गई, 1 लाख का माल वापस आ गया, तो 70 लाख की तो सेल बची। वही सेल्स अकाउंट 18 लाख से क्रेडिट हुआ, 1 लाख से डेबिट हुआ, तो 17 लाख की तो बैलेंस बचा। इस एंट्री में भी 17 लाख की तो आएगा, यहाँ भी 17 लाख की तो आएगा। ठीक, अब मैं कहता हूँ बहुत से सर 17 लाख की सेल है, वो कहता माल वापसी भी आया था, कुछ कितना आया था? इसका आंसर दे नहीं पाएंगे हम। पूरे साल में कितना सामान वापस आया, कितना सामान बिका, इसका आंसर है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हमने मिक्स कर दिया। माल बिका, सेल बढ़ा दी, माल वापसी आया, सेल घटा दी। माल वापसी कितना है इससे अलग रिकॉर्डिंग तो करी नहीं। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव से हम सेल्स ना घटा करके एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स नहीं घटाते, सेल्स 18 लाख माइनस सेल्स रिटर्न 1 लाख, सॉरी 2 लाख, आउटर कॉलम में 16 लाख। अब देखिए परफेक्ट आंसर हमारे पास देने के लिए प्रोपराइटर को कि सर इस साल आपके यहाँ 18 लाख की सेल हुई, 2 लाख का सामान वापस आ गया, नेट सेल 16 लाख की। हर एक क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। सेल्स रिटर्न के ही बेस पर बहुत स्ट्रेटेजीज हैं। देखिए जो कंपनी चला रहे हैं, एमबीए कंपनी चला रहे हैं, आईएम से एमबीए करके बड़े बिजनेस के डायरेक्टर बनते हैं, एग्जीक्यूटिव बनते हैं, बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, तो वो बिजनेस चला पाते हैं हम अकाउंटेंट के डेटा के बेस पर। हम अकाउंटेंट डेटा रेडी कर रहे हैं और वो उनको दे रहे हैं, उस डेटा के बेस पर एनालिसिस कर रहे हैं। मान लीजिए सेल्स रिटर्न बहुत ज्यादा हो रही है, 18 लाख की सेल है और मान लीजिए 8 लाख की रिटर्न, तो इस पे काम करेंगे कि हमारी इतनी ज्यादा गुड्स वापस क्यों आ रहे हैं। इसका मतलब क्वालिटी में डिफेक्ट, कि जिसको हम कस्टमर जब हमारे डीलर से सामान लेता है उसका आगे कस्टमर का बिक ही नहीं पा रहा उसका कस्टमर से, इसलिए वापस ही आ रहा। सेल बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। हो सकता है प्राइसिंग की कमी हो, प्राइसिंग बहुत ज्यादा है हमारे कॉम्पिटिटर के मुकाबले, प्राइसिंग पे वर्क करना चाहिए, पैकेजिंग पे वर्क करना चाहिए। और रिटर्न अगर काफी कम है तो उसके पीछे रीजन देख सकते हैं और जरूरी भी नहीं वर्कआउट ना करें। फॉर एग्जाम्पल आप भी अपना अगर सपोज फेसबुक अकाउंट है, कभी आप मोटिवेशन आया कि मैं नहीं करूंगा, फेसबुक नहीं चलाऊंगा और अकाउंट डिलीट कर दिया परमानेंट, डिलीट करते टाइम वो पूछता है रीजन क्या, फेसबुक क्यों छोड़ रहे हो, ज्यादा यूज करते हो, दूसरे आईडी बनी हुई है या जरूरत नहीं है, इरिटेटिंग लगता है, इसे ऑप्शन देता है। तो ये फीडबैक है कस्टमर के, आगे पे उसी पे वर्कआउट करें, उसी पे काम करें, उसी पे कि और कैसे इसको इम्प्रूव करें, इसको कैसे ठीक करें। तो रिटर्न ज्यादा है तो उस पर वर्क करने की जरूरत है हमें, रिटर्न कम है तो फर्क नहीं पड़ता। सेल बढ़ाने की जितनी भी स्ट्रेटेजी है या मार्केटिंग कोई भी स्ट्रेटेजी है, वो सारी की सारी जो फॉलो होती है वो अकाउंट्स के डेटा के बेस पे फॉलो होती है। अगेन अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। एमडीएच की सेल डाउन हुई थी एक बार, बहुत काफी डाउन हो गई थी, एड वेड करा, खूब खर्चा करा, तब भी डाउन है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या लगाएं, सेल कैसे बढ़े। तो उन्होंने क्या करा, दूसरी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उनकी पैकेट और अपना पैकेट कंपेयर करा। अब 20 ग्राम एक्स्ट्रा कर दें अगर, तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन अगर लोगों के पास क्वांटिटी ज्यादा आ जाएगी तो साल में परचेजिंग कम नहीं हो जाएगी। सोचिए, मान लीजिए एक पैकेट हर महीने खरीदते हैं सपोज मसाले का, साल में 12 पैकेट खरीदते हैं। अगर हम 20 ग्राम एक्स्ट्रा दे देंगे तो लोग 12 की जगह 10 पैकेट खरीदेंगे लगभग, सेल ऐसे डाउन हो जाएगी। क्या करें, उन्होंने पता क्या करा, पैकेट का साइज बढ़ा। इस दूसरी कंपनी का पैकेट कितना है 100 ग्राम का, एमडीएच का पैकेट भी कितना है 100 ग्राम का, उन्होंने पैकिंग कितनी बड़ी कर है 100 ग्राम। कस्टमर को देखने से लगता है कि ये बड़ा पैकेट है, ये बड़े वाला पैकेट दे। कितने लोग होते हैं जो वेट पढ़ते हैं,
ठीक बात है। तो बड़ा पैकेट है ये देख करके उसकी सेल बढ़ेगा, बड़ी पैकेट देखकर सेल बढ़ेगा। वापस आते हैं डेटा पर। हमने सर ना नेक्स्ट आइटम सीखी है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? एंट्री पढ़ें। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। तो सर ट्रेडिंग अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो ये तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। डेबिट में लिखना या क्रेडिट से माइनस करना इंपैक्ट सेम पड़ता है प्रॉफिट लॉस पर, और ये कम समझ में आ रहा है ये प्रेजेंटेशन, ये ज्यादा समझ में आ रहा है। सिंपल सी बात सुनिए सर, मैं आपको यहां बताऊं कि मेरी सेल है 50 लाख और अलग जगह कहीं लिख दूं कोने में कि 40 लाख की तो वापसी आ गई, समझ में क्या आएगा? रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। समझ आ रही है बात को? हम अकाउंटेंट का काम ऐसी प्रेजेंटेशन देना है जो किसी को मिसलीड ना करे। हो सकता है जो एमबीएस हैं जो बिजनेस चला रहे हैं वो यहाँ देखेंगे 50 लाख की सेल है तो उनको दिख रही है लास्ट 40 थी 50 लाख की सेल हो गई, 50 लाख की सेल हो गई तो बिजनेस इंप्रूव कर रहा है, उसके इस पे डिसीजन ले लें, शायद ये ना देख पाए सेल्स रिटर्न कर लिखी हुई, गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है उससे। इसलिए बेटर प्रेजेंटेशन के लिए इसको यहाँ से काटा गया और यहाँ डाला गया। इस सेल में से लेस करके दिखाया जाए तो बिल्कुल क्लियर कट प्रेजेंटेशन आएगी कि अल्टीमेटली हमारी सेल कितनी है। क्लियर हो गई बात? जिस तरीके से सेल्स रिटर्न है सेम लॉजिक है सर परचेज रिटर्न के लिए। मान लीजिए कि लाख की परचेज रिटर्न है लेस। दूसरा नाम परचेज रिटर्न का रिटर्न आउटवर्ड्स, दूसरा नाम सेल्स रिटर्न का रिटर्न इनवर्ड्स। तो किसी भी नाम से क्वेश्चन में आ सकता है, ध्यान रखेंगे। कितने आइटम याद कर लिए सर हमने? डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न और प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में सेल ऑफ स्क्रैप, सेल्स में सेल रिटर्न माइनस करनी है, फिर क्लोजिंग स्टॉक और लॉस। आई होप जितनी आइटम मैंने लिखी है बोर्ड पर, क्वेश्चन में आपको इनमें से कोई भी आइटम दिख जाए तो आप उसे सही जगह लिख पाएंगे कि डेबिट साइड में लिखना है या क्रेडिट साइड में। क्लियर हो गई बात? बढ़िए आगे सर। हाँ जी। जैसे आपने कहा मार्केट में नया प्रोडक्ट आया और आपने मेरे को कहा कि मैं आपसे ले जाता हूँ और अगर ना बिके तो फिर बाद में आपको वापस कर दो, तो तब तक जब तक मैं आपको कैश नहीं देता या पैसे देता तब तक उसकी क्या एंट्री होगी? सेल एंट्री तुरंत हो जाएगी, सामान बेचेंगे सर। तो आपने बेचा थोड़ी, अभी तो उसके पैसे भी नहीं, अभी तो आपने कहा है अगर ना बिके तो वापस कर दो। इसे कहते हैं सर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे सेपरेट चैप्टर आता है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। इसकी दो ट्रीटमेंट होती है। एक ट्रीटमेंट ये होती है कि ऐसी आइटम के लिए एक सेपरेट रजिस्टर बना लिया जाए, सेल और रिटर्न जर्नल इस नाम से, और वहां लिखे जाएं उन सारे आइटम को जो हमने अप्रूवल वाली सेल करी कि अप्रूवल हो जाएगी तो बिकेगा वरना नहीं। एक ट्रीटमेंट। दूसरी ट्रीटमेंट क्या होती है कि जब हमने अप्रूवल के लिए सामान बेचा किसी को, हम तुरंत उसको नॉर्मल सेल मान लें। हम मान लेते हैं माल बिक गया, कोई वापसी करेगा तो सेल्स रिटर्न की एंट्री कर देंगे, वापसी नहीं करा तो सेल की एंट्री हुई। सेकंड ट्रीटमेंट ये होती है। ठीक, ध्यान से देखिए। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर यही एंट्री होती है मशीन खरीदने की, यही एंट्री होती है इसके इंस्टॉलेशन के खर्चे की, यही एंट्री होती है इसके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे की, यही एंट्री होती है अगर वेजेस पे कर रहा हूं मशीन इंस्टॉल कराने के लिए लेबर, सबकी एंट्री सेम हो रही है। उसकी एंट्री सेम क्यों हो रही है सर? बेसिकली मशीन खरीदने में अगर कुछ खर्चा हो रहा है तो उतनी ही मुझे मशीन महंगी पड़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्लॉट खरीदना है, वो 1 करोड़ रुपए का, उसकी रजिस्ट्री कराने में 10 लाख रुपए का खर्चा, तो मेरा बजट 1 करोड़ 10 लाख का होना चाहिए, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा उसको खरीदने के लिए। 1 करोड़ बजट में खरीद ही नहीं पाऊंगा, 10 लाख कहां से लाऊंगा? तो सारे खर्चे ऐड इसीलिए कर रहे हैं मशीन के अंदर। तो टोटल मशीन कितने की पड़ी? ये काम गुड्स के केस में नहीं करा हमने, याद कीजिए। जब गुड्स परचेज करें, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स खरीदते टाइम किराया दिया, कैरेज इनवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेपरेट अकाउंट खोला किराए का, गुड्स में ऐड नहीं करा लेकिन मशीनरी में ऐड करा था। वजह सुनिए सर, मशीनरी सालों में एक बार खरीदी जाएगी, वो किराया बार बार नहीं जाना, सेपरेट अकाउंट क्यों खोले? किसी सेमिनार में आप जा रहे हैं तो आप एक सेपरेट रजिस्टर नहीं बनाएंगे उसके लिए। आपको पता 2 घंटे में यहाँ पर रहूंगा, उसके बाद कंटिन्यू करना ही नहीं है।
आप सेपरेट कोई कोचिंग क्लास स्टार्ट करते हैं तो सेपरेट रजिस्टर बनाते हैं, आपको क्वांटिटी जाना है। गुड्स की परचेज बार बार होगी, ये वाला किराया बार बार जाएगा। अगेन हमारे प्रोप्राइटर के हर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, वो पूछे कितने का सामान आया, कितना किराया आ गया, हर एक का जवाब होना चाहिए, इसलिए हमने तुरंत उसको मिक्स नहीं करा। क्लियर हो गई बात? लेकिन सर गुड्स की कॉस्ट की तो बढ़ा, वो 10 लाख का मैंने सामान खरीदा मान लीजिए और 50,000 रुपये किराया लग गया मेरा, तो गुड्स तो 10,50,000 रुपये के बढ़े, तो गुड्स की कॉस्ट में ऐड तो होना चाहिए लॉजिकली, यहाँ पर ऐड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज डेबिट साइड में है, मैं यहीं पर लिख दूंगा कैरेज इनवर्स। ऑटोमेटिकली एक्सपेंस बढ़ गया, गुड्स की कॉस्ट बढ़ गई, प्रॉफिट घट गया। क्लियर हो रही है ये बात? अगली आइटम सीखी सर हमने, कोई भी किराया भाड़ा जा रहा है गुड्स खरीदने के टाइम, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। एग्जांपल दिया मैंने कैरेज इनवर्स, गुड्स से रिलेटेड खर्चा डेबिट साइड में आएगा। क्लियर हो गई बात? सर कोई लेबर अगर गुड्स बना रही है, उसको पेमेंट कर रहे हैं, वेजेस की पेमेंट कर रहे हैं, तो वो भी गुड्स का, हमारे गुड्स महंगे पड़ रहे हैं उससे, हमने उस टाइम तो परचेज के अंदर मिक्स नहीं करा, सेपरेट अकाउंट खोला वेजेस के नाम से, लेकिन अब सही वक्त आ गया है गुड्स की कॉस्ट में ऐड करने का, इसलिए इसको लिख देंगे डेबिट साइड। क्लियर हो गई बात? कैरेज और फ्रेट सिनोनिम है, क्वेश्चन में कैरेज दिखे या फ्रेट दिखे, दोनों ही डेबिट साइड में आएंगे। क्लियर हो गई बात? कैरेज में आपको ध्यान हो, कैरेज इनवर्स, दूसरा क्या था? कैरेज क्या फर्क है दोनों में? परचेज के टाइम के किराए को कैरेज इनवर्ड और सेल के टाइम के किराए को कैरेज आउटवर्ड। परचेज कर रहे हैं तो कैरेज इनवर्ड, और सेल कर रहे हैं उस टाइम किराया जा रहा है तो कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड नहीं लेना है, कैरेज इनवर्ड लेना है। सुनिए ध्यान से, सर परचेज के टाइम भी हम ही किराया दें और सेल के टाइम भी हम ही किराया दें, ठीक है बात? फिर सप्लायर किराया कब देगा, कस्टमर किराया कब देगा? तो बहुत महंगे गुड्स पड़ जाएंगे हमें, परचेज के टाइम भी हम ही दे रहे हैं किराया, सेल के टाइम भी हम ही दे रहे हैं। तो देखिए होता क्या, परचेज के टाइम पे किराया देना तो कंपलसरी होता है। इन जनरल जो बिजनेस ट्रेडिशन है उसके अंदर बायर किराया देता है। कोई भी आइटम आपने खरीदी हो, कभी टीवी फ्रिज खरीदने गए हो, सोफा खरीदा हो, कुछ भी खरीदा हो, तो शॉप से लेके घर तक का जो किराया है, चाहे वो रेडी रिक्शा में आए चाहे वो टेम्पो में आए, आपको किराया देना होता है। दुकानदार की हेडेक नहीं होती। समझ में आ रही है बात? इन जनरल तो बायर किराया देता है। सर कैरेज आउटवर्ड का मतलब हम सामान बेच रहे हैं और किराया भी हम ही दे रहे हैं। दिस इज मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है, ये एड का पार्ट है। कैरेज आउटवर्ड फ्री कर देना, कस्टमर के लिए खुद पे कर देना, ये सेल बढ़ाने की टेक्निक। डोमिनोज अगर 5 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है टीवी में ऐड करने के, उसने अपना बजट 5 की जगह 4 करोड़ कर दिया और 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए उन डिलीवरी बॉय, उनकी सैलरी कि आप डोमिनोज का पिज्जा मंगाओ, घर बैठे फ्री डिलीवरी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी सेल बढ़ाने के लिए। स्विगी जोमेटो वो क्या कर रहे हैं, वो कैरेज आउटवर्ड ही तो सेल कर रहे हैं। आप रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर रहे हो, उस रेस्टोरेंट में पहले से खा चुके हो, आपके पता है आपको आस पड़ोस में ही है वो रेस्टोरेंट, आप चाहो तो खुद भी जाकर के ला सकते हो, लेकिन जब घर बैठे मिल रहा है फ्री में तो क्यों जाए? तो कैरेज आउटवर्ड ही तो सेल कर रहे हैं वो आपको। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, उसको बनाने का खर्चा नहीं है, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आ रहा, दूसरे अकाउंट के अंदर आएगा, चर्चा करेंगे जब ऊपर। क्लियर होगी बात? तो हमने क्या सीखा सर, कैरेज इनवर्ड दिखे तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देना है, कैरेज आउटवर्ड दिखे उस तक एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए 3-4 आइटम एक्स्ट्रा लिख सकता। तो कैरेज आउटवर्ड दिखे आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना, ध्यान रहेगा। सर कई बार क्वेश्चन के अंदर ना सिर्फ कैरेज लिखा होगा, ना तो इनवर्ड लिखा ना आउटवर्ड लिखा। अब अजम्पशन नहीं प्रेजम्पशन होती है अकाउंट में, क्या माने? इनवर्स। इनवर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इन जनरल बायर किराया देता है सेलर में, तो हमने गुड्स खरीदते टाइम ही किराया दिया होगा, तो इसे इनवर्ड प्रेज्यूम करना है, इसलिए डेबिट में। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? मुझे बताइए दो वर्ड में क्या फर्क है, वेजेस और सैलरी? सर वेजेस प्रोडक्शन के टाइम पे देख रहे हैं सर, जो कुछ आगे बोलिए।
सर वेजेस जब जैसे जब कुछ प्रोडक्शन हो रही हो, ठीक है। और सैलरी जब कोई हमारे यहाँ जॉब कर रहा हो। जॉब तो देखो वो भी कर रहा है जो प्रोडक्शन कर रहा है। सर जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं उसके लिए वेजेस, और जो मेंटली वर्क कर रहा है उसके लिए सैलरी। सर जैसे लेबर उनके सिक्योरिटी गार्ड, फिजिकल वर्क, तो क्या सिक्योरिटी गार्ड। सर हाँ जी। वेजेस डेली बेसिस पे होती है, सैलरी मंथली और एनुअली। तो सैलरी में प्रोडक्शन नहीं होती। परफेक्ट आंसर है जी। देखिए जो जितने भी एम्प्लॉइज हमारे हैं गुड्स प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं उनके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वेजेस, और जो प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहे हैं, जॉब तो दोनों ही कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहे हैं, जिसका काम प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं है, उनकी पेमेंट को सैलरी कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि डेली बेस पर हो तो वेजेस, मंथली पे हो सैलरी, ऐसा कुछ नहीं है। जो गुड्स बना रहे हैं वेजेस, जो गुड्स नहीं बना रहे हैं वो सैलरी। अकाउंटेंट, सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, इन सबकी पेमेंट को सैलरी बोलेंगे, और जो गुड्स बना रहे हैं उनको वेजेस बोलेंगे। क्लियर होगी बात? वेजेस पर डे हो सकती है, पर मंथ हो सकती है, पर जैसे मर्जी हो सकती है। तो सर गुड्स बनाने वाला काम इनका काम गुड्स से लिंक नहीं है, तो गुड्स की कॉस्ट में इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस तो आएगी लेकिन सैलरी नहीं आएगी। ध्यान रहेगा, वेजेस तो आएगी क्वेश्चन में, उसका सैलरी दे रखा हो, कंफ्यूज करने के लिए आप इग्नोर कर देना है, वेजेस दे रखी है तो लिख देना। क्लियर हो गया बात? क्लियर हो गया बात? आगे सुनो। तो कई बार क्या होता है, एक कंपनी के अंदर ना बहुत कम एम्प्लॉइज हैं, 10-15 एम्प्लॉइज हैं, उसमें से कुछ तो गुड्स बना रहे हैं मतलब वेजेस वाले हैं, और कुछ हैं जो गुड्स नहीं बना रहे मतलब सैलरी वाले। तो हम अकाउंटेंट अप्रोच कर सकते हैं प्रोवाइडर को कि सर दोनों के लिए सेपरेट अकाउंट खोलना है क्या, वेजेस का अलग, सैलरी का अलग। एम्प्लॉइज बहुत ज़रा से हैं, एक कंबाइंड अकाउंट खोल के दोनों को लिख दूं एक में। प्रोवाइडर अगर अलाउ करता है तो हम कंबाइंड अकाउंट कर सकते हैं। वेजेस एंड सैलरी इस नाम से, वेजेस दें तो भी इस खाते के अंदर, सैलरी दें तो भी इस खाते के अंदर, अलग अलग अकाउंट मेंटेन नहीं कर। क्लियर हो गई बात? देखिए राम एंड श्याम और श्याम एंड राम, इन दोनों में कुछ फर्क है? कोई फर्क नहीं है सर, एक ही बात हुई, राम और श्याम, श्याम और राम एक ही बात हुई। लेकिन यहां पर फर्क, वेजेस एंड सैलरी और सैलरी एंड वेजेस, इन दो बातों का फर्क है, समझे सर? इन जनरल हम जिसका पोर्शन ज्यादा होता है उसको पहले रखते हैं, जिसका पोर्शन कम होता है उसको बाद में। जैसे राम सीता नहीं, सीताराम कहा जाता है, मतलब हम लेडी को ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसका नाम पहले बोल रहे हैं, इस वजह से। तो वेजेस एंड सैलरी में ध्यान से देखिए, अगर हमारी कंपनी में जितने भी वेजेस या सैलरी पे हो रही, अगर वेजेस का पोर्शन ज्यादा तो हम वेजेस एंड सैलरी ये नाम रखेंगे उस कंबाइंड वाले खाते का। अगर सैलरी का पोर्शन ज्यादा है तो कंबाइंड नाम रखेंगे सैलरी एंड वेजेस। ध्यान रहेगा? तो मैंने आपको ये सिखाया था सर, वेजेस तो आती है ट्रेडिंग में लेकिन सैलरी नहीं आती है। अगर क्वेश्चन में ऐसा नाम दिया जाए वेजेस एंड सैलरी तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे कि मेजॉरिटी पोर्शन वेजेस का है। अगर क्वेश्चन में आ जाए सैलरी एंड वेजेस तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी पोर्शन सैलरी है। क्लियर हो गई जी बात? अब आप निकाल सकते हैं पेज 132 पेज नंबर। एक फॉर्मेट दिया हुआ है सर ट्रेडिंग अकाउंट का, ध्यान से रीड करें और जो जो आइटम बताई गई है आपको वो ढूंढे इसमें मिल रही है कि नहीं मिल रही, कुछ लिखना नहीं है आपको, सिर्फ रीड करना है ट्रेडिंग अकाउंट। कल संडे है, 12 बजे आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, सभी को आना है। कल संडे 12 बजे आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, अभी वेट करें। आपको भी रीड करना है। करेक्ट साइड में देख रहे हैं सर, बाय सेल्स लेस रिटर्न इनवर्ड, मतलब कि सेल्स रिटर्न, स्क्रैप सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, अब नॉर्मल उसको पढ़ाएंगे सर आपने। बाकी का लॉस, लॉस में एक अलग सा नाम लिखा हुआ है ग्रॉस लॉस। ग्रॉस वर्ड क्या है अभी नहीं पढ़ाया गया, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है अभी नहीं पढ़ाया गया। डेबिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक सही पढ़ा दिया, परचेजेस क्लियर है, लेस रिटर्न आउटवर्ड दूसरा नाम परचेज रिटर्न क्लियर है, वेजेस क्लियर है, वेजेस एंड सैलरी क्लियर है, कैरेज इनवर्ड्स क्लियर है, कैरेज का ही दूसरा नाम होता है फ्रेट, तो ये भी क्लियर है। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बताया अभी तक क्या होता है, फैक्ट्री पावर नहीं बताया, टू प्रॉफिट, प्रॉफिट तो बताया है, ग्रॉस वर्ड नहीं बताया।
यहाँ तक क्लियर है जी? जितनी बातें बताई हैं वो मिल गई, कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, कल चर्चा करेंगे उस पर। आज के लिए इतना ही।